हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए, हम लोगों ने जो पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करना स्टार्ट किया था, उस चैप्टर को हम कंटिन्यू लेके चलते हैं। आज हम देखेंगे पी ब्लॉक के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों का जो है पूरी जानकारी। ठीक, 11वीं में 13वें और 14वें वर्ग की का जो है अध्ययन हम करते हैं, वहीं 15वां 16वां 17वां 18वें वर्ग का अध्ययन हम इस बार 12th में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 15वें वर्ग के तत्वों के बारे में जानकारियां। देखते हैं कौन कौन से तत्व आते हैं इस ग्रुप में और इन तत्वों के गुण कैसे कैसे होते हैं, इनके ये तत्व किस किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, इनकी रासायनिक क्रियाएं क्या हैं, सारा चीजों को जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, वो भी 15वें वर्ग के। ठीक है, तो चलिए टाइम ना लेते हुए हेडिंग लगाइए पी ब्लॉक के तत्व, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है। इस पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग नंबर 15। ओके, पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्वों में हमारा आज का जो टॉपिक है यह है वर्ग 15, 15वें वर्ग। 15वें वर्ग के तत्व, 15वें वर्ग के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उस पर अगर बात करें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP1 से लेकर, अच्छा ये तो पी ब्लॉक के तत्वों का है 1 से लेकर 6। 15वें वर्ग के लिए जो है होगा यहाँ पे NP3। ओके, NS2NP3 ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ओके, 15वें वर्ग के तत्वों को होता क्या है, वर्ग में जो पहला तत्व होता है, टॉप का तत्व होता है, वह उसका मुखिया होता है, जिसके मुखिया के नाम से ही उस परिवार को जाना जाता है। तो 15वें वर्ग के तत्वों को हम नाइट्रोजन परिवार के नाम से जानते हैं। ओके, क्योंकि इसका टॉप का तत्व कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक, नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है इसको। इसका और कौन सा नाम है, नाइट्रोजन परिवार। इनको जो है हम नाइट्रोजन परिवार के नाम से जानते हैं। ओके, अब बात आती है कि जो वर्ग में जो तत्व आते हैं, कोई तत्व अगर टॉप में है उसके बाद अगला तत्व, फिर अगला तत्व, अगला तत्व, अगला वर्ग में, तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसको अपन मैजिक नंबर कहते हैं। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। अभी मैजिक नंबर को बस देख लिए रहते हैं, इसका यूज आगे हम देखेंगे। तो ये होता है 8, 18, 18, 32, 32। ये यहां पे जो है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर सभी वर्गों के लिए काम करता है। ठीक, तो मैजिक नंबर को याद रखिएगा। ओके, ठीक, 8, 18, 18, 32, 32। ओके, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखते हैं भाई हम नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व आते हैं, है ना। नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व आते हैं।
नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व आते हैं, इन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन ये क्या है भाई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक होता है 7। ठीक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। नाइट्रोजन में मैजिक नंबर जोड़ते हैं ये 8। ठीक, नाइट्रोजन में हम कर देंगे मैजिक नंबर जोड़ेंगे, ये पहला वाला 8। तो 8 जोड़ेंगे तो वो आता है 15। कितना आता है? 15। और 15 जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है फास्फोरस का। किसका होता है भाई? फास्फोरस का। ठीक, फास्फोरस। अब इस फास्फोरस के परमाणु क्रमांक 15 में हम जोड़ते हैं ये दूसरा मैजिक नंबर 18। तो इसको जैसे ही जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 33 यानी कि 33। और 33 जो होता है यह होता है आर्सेनिक का। किसका होता है? आर्सेनिक। आर्सेनिक। ठीक, अब इस 33 में फिर से हम मैजिक नंबर जोड़ते हैं 18। ठीक, तो इसको जोड़ने पर यह हो जाता है 51। 51। 51, ये 51 जो है यह होता है एंटीमनी। एंटीमनी किसका है? ये एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी का 51। अब इस 51 में मैजिक नंबर ऐड करते हैं 32। 32, तो 32 को जैसी ऐड करेंगे तो ये निकल के आता है 83। कितना निकल के आएगा? 83। 83, और 83 जो होता है ये बिस्मिथ का है। किसका है? बिस्मिथ का। ठीक, अब एक 32 और बचा है। तो इस 32 में अगला तत्व क्या आएगा, कैसे पहचानेंगे? 32 में ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा 115। इसका मतलब ऐसे ये होगा कि इस वर्ग में अगला तत्व 115 परमाणु क्रमांक वाला आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ग के तत्वों की जानकारी और उनके परमाणु क्रमांक की जानकारी जो है हम उनके मैजिक नंबर से निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से उनके वर्ग में हम जोड़ते जाएंगे तो अगले वर्ग में कौन से परमाणु क्रमांक का तत्व आएगा वो पता चलेगा। ठीक, तो अपने पास 15वें वर्ग में जो नाइट्रोजन परिवार है कौन कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, यहां तक का अपन देख लेते हैं। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। क्लियर है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ऊपर के ये जो दो तत्व हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये होते हैं अधातु। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ओके, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? समूह 15 में ये अधातु है। ठीक, यानी कि नॉन मेटल। क्या है ये? नॉन मेटल, अधातु। ठीक है भाई, वहीं आर्सेनिक और एंटीमनी ये जो है ये है उपधातु। क्या है ये? उपधातु। आर्सेनिक और एंटीमनी ये है, इसमें आते हैं उपधातु। आर्सेनिक और एंटीमनी किस में आएंगे? उपधातु। ओके, मेटलॉयड। ओके, ठीक है भाई, मेटलॉयड किस में आएंगे? ये मेटलॉयड। ठीक, और बिस्मिथ, बिस्मिथ जो है यह एक धातु है। ठीक, यह एक धातु है। ओके, समझ पा रहे हैं क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु, और बिस्मिथ जो है
ये क्या है, एक धातु है। ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये नाइट्रोजन परिवार। ठीक, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक, इस तरीके से ट्रिक से सब अपने अपने तरीके से जो है इसको याद करते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। देखो, ट्रिक कई सारी चीजें हैं, आपको जो चीज अच्छा लगे उस तरीके से याद करें। अगर आपको याद आ जाता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि समूह 15 के तत्वों में ऊपर के दो जो धातुएं, ऊपर के जो दो तत्व हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, वो उपधातु हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है, यह जो है, सॉरी, अधातु है ऊपर के, फिर आर्सेनिक एंटीमनी जो है उपधातु है, और बिस्मिथ जो है धातु है। तो टॉप में यहाँ पे अधातु है, बीच में उपधातु, फिर धातु। कहने का मतलब यह है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो वो धातु बनते जाता है। ओके, ठीक है, तो यहां तक याद रखिएगा भाई कि नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु, और बिस्मिथ धातु। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसको और जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक है, चलें। ठीक, अब ये तो थे 15वें वर्ग के तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ओके, ठीक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, और बिस्मिथ का जो है वो कितना होता है, 83। ठीक है, 83। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि यह वर्ग वर्ग में हम ऊपर से नीचे अध्ययन करते हैं। तो एक सरसरी निगाहें से देखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने से होता क्या है। आप ये चीजें जानते हो, इसको मैं आपको रिफ्रेश करा रहा हूं। हमने अभी वर्ग की बात करी, तो वर्ग में होता क्या है, वर्ग में हम ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। तो वर्ग में नीचे आने पर बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इनके धात्विक गुणों में वृद्धि होता है। कैसे? हमने देखा ऊपर की ओर अधातु थे, फिर उपधातु थे, फिर धातु थे। तो क्या दिख रहा है, धात्विक गुणों में वृद्धि। ओके, क्या दिख रहा है यहाँ पे, धात्विक गुणों में वृद्धि। ऊपर से नीचे आएंगे तो इसके धात्विक गुणों में क्या होगा, वृद्धि होगा। ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है धातुओं का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति मतलब धातुएं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ऊपर के वाले कम देंगे, उससे नीचे जैसे जाएंगे, जैसे ऊपर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कम देगा, है ना, उसको देने दान करने की स्थिति मुश्किल होगी। फिर जो विस्मित होगा वो आसानी से, ठीक, नाइट्रोजन को कठिनता से जो है इलेक्ट्रॉन दान करना पड़े। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। हाँ, अब नॉर्मली वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो उनकी कक्षाएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षाओं में क्या होती जाती है, वृद्धि होती है। कक्षाएं बढ़ती हैं, वृद्धि होती हैं, तो परमाणु का आकार क्या होता है, आकार भी बढ़ते जाता है। ऊपर की ओर दिखा रहा हूं मतलब वृद्धि हो रहा है, आकार भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। आकार बढ़ता जाता है, इसका मतलब क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज यानी कि जेफ, है ना, जेफ समझ में आ रहा है, ये जेफ प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण। ठीक, आकार बढ़ रहा है मतलब बाहरी कक्षा के साथ इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो जेफ का मान कम होगा।
धात्विक गुणों में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, कोषों की संख्या में वृद्धि होगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा और प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेफ क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक, ये इस वर्ग का एक मोटा मोटा जो है स्थिति है जिसमें हम इनको ध्यान में रखते बाकी चीजों का जो है समझने की कोशिश करें। ठीक, ये सारे वर्ग में इस तरीके की स्थितियां आती हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम पी ब्लॉक के तत्वों में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्गों का अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल तो हम लोग 15वें वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी सामान्य आक्सीकरण अवस्थाएं। पी ब्लॉक के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों का सामान्य आक्सीकरण अवस्था। सामान्य आक्सीकरण सामान्य आक्सीकरण अवस्था। तो सामान्य आक्सीकरण अवस्था की बात करें तो यह संभावनाएं क्या क्या हैं, क्या क्या संभावित हो सकती हैं 15वें वर्ग के तत्वों में। संभावित संभावित आक्सीकरण संख्या क्या क्या संभव है। तो यहां पे जो संभावित आक्सीकरण संख्या है 15वें वर्ग में, ये हो सकता है -3 से +5 तक। ये संभावित आक्सीकरण अवस्थाएं हैं इसके। ठीक, लेकिन सामान्यतः ये आक्सीकरण अवस्था क्या प्रदर्शित करता है। संभावित तो ये हैं, इतने सारे हो सकते हैं, -3 भी हो सकता है, ठीक है, और -3 से +5 तक हो सकता है। लेकिन ये कौन सी आक्सीकरण अवस्था शो करता है, इसकी अगर बात करें तो सामान्यतः प्रदर्शित करने वाला आक्सीकरण, सामान्यतः आक्सीकरण अवस्थाएं सामान्यतः इनकी आक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी है जो इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके लिए हम देखें कि इसके आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का विन्यास अगर आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति देखते हैं, जैसे NS2 NP3, आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, इसमें अगर बात करें तो ये हो गया NS2 और NP3, ऐसे NP3, NS में 2 इलेक्ट्रॉन है और NP3 में जो है ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन है तीनों कक्षकों में। ठीक, तो क्या हो सकता है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर दान करता है ना, तब तो उसका प्लस का 1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन को दान करता है ना, ये जो संभावित स्थितियां हैं उन्हीं के चलते 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करता है तो प्लस का 2, 3 इलेक्ट्रॉनों को दान करता है तो प्लस का 3। तो नॉर्मली ये क्या करता है, यहां के तीनों इलेक्ट्रॉनों को ये दान करता है, ये तीनों इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है। जब ये तीनों इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, प्लस का 3 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन Np के तीनों इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, प्लस का 3। ये प्लस का 3 हुआ। दूसरा क्या है, या तो फिर ये क्या कर सकता है, इन तीनों को करे, साथ में ये इधर है इसको भी करे, यहां के 2 और यहां के 3, इन सबको मिला के करे। इन सबको दान करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन दान हो रहे हैं, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, प्लस का 5। समझ में आ रहा है, प्लस का 5 होगा। ठीक, अब जरा सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉनों को दान नहीं करते, अपने आखिरी कक्षकों को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो आखिरी कक्षक इसको पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर लेता है
3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -3। ठीक, -3। तो सामान्यतः ये ऑक्सीकरण संख्या कौन कौन सा शो कर सकता है, समूह 13 के तत्व वो शो कर सकते हैं -3, ठीक, क्या क्या शो कर सकते हैं, -3, +3 और +5, ये जो है शो करेंगे। कैसे कैसे शो कर सकते हैं यो हम लोगों ने देखा। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन, देखो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ये इसका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यहाँ 1 2 3 इसका पूरा जो है भर जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए -3। या तो फिर इसका ऑक्सीकरण संख्या हो सकता है कि ये एनपी पी के तीनों इलेक्ट्रॉनों को दान कर दे, तो +3। और क्या कर सकता है, पी के तीनों इलेक्ट्रॉन और एस के दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, तो +5। तो 15वें वर्ग के तत्व सामान्यतः जो है -3, +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था जो है प्रदर्शित करते। ओके, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक। अब एक महत्वपूर्ण चीज है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, तो होता क्या है, जो एस कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में या बंध बनाने में भाग लेना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार एस ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, इनका बंध बनाने में भाग लेना या क्रिया करने में भाग लेना ही क्या कहलाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। कैसे, हमने देखा सामान्यतः इनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2NP3, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है ना, परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा। जैसे पहला कक्षा अगर हो गया तो इसमें S है, अगला कक्षा अगर आएगा तो इसमें S और P होगा, ठीक, वैसे ही बढ़ते जाएंगे और कहीं पे बहुत ज्यादा कक्षाएं होंगी ऐसे, तो सभी में तो SP तो रहेगा, S और P, ठीक। जैसे यहाँ देखें NS2 और NP3, यहाँ पे NS2 और NP3, तो होता क्या है, जो जिनका आकार छोटा है ना, छोटे आकार वाले जिनमें कक्षकें कम है, तो इनमें NP के इलेक्ट्रॉन तो भाग लेते हैं, साथ में NS के इलेक्ट्रॉन भी जो है भाग लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने से यहाँ पे जेफ का मान भी बढ़ते जाता है, ठीक, और कक्षकों की संख्या वृद्धि होने से परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। कौन सा प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव मतलब नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण कक्षाओं की उपस्थिति के कारण कम होना, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, ठीक है, आकर्षण को कम करना ही परिरक्षण प्रभाव। अब इसके चलते क्या होता है, इसका पकड़ बाहर वाले के साथ तो उतना कम मजबूत नहीं होता, तो ये क्या करता है भाई, बाहर वाले यानी कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन है यहाँ पे, P, तो P से भले पकड़
इसका मजबूत नहीं है, लेकिन उसके अंदर वाले को मजबूती से पकड़े रहता है। ठीक, अंदर वाले को मजबूती से पकड़े रहने के चलते इसको तो छोड़ देता है, जा तू जी ले अपनी जिंदगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को। इन इलेक्ट्रॉनों को जो है छोड़ता नहीं है। ठीक, तो इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं छोड़ने के चलते धीरे धीरे क्या होता है कि ये NS2 के जो इलेक्ट्रॉन है, NS के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, ये जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेना बंद कर देता है। इसी को जो है अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। ठीक, एस कक्षा के तत्व, सॉरी के इलेक्ट्रॉन, एस कक्षा के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों का वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर NS कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का युग्म अभिक्रिया में भाग लेना बंद करना ही अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ओके। अक्रिय युग्म क्या प्रभाव क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, तो होता क्या है, NS के, ये जो NS के इलेक्ट्रॉन हैं, ये जोड़े में एक साथ दोनों जो है बंद बनाने में भाग लेना बंद कर देते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो अक्रिय युग्म प्रभाव जो है एक्टिव हो जाता है। ठीक, यानी कि नाइट्रोजन में NS के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेंगे, लेकिन बिस्मित की ओर जाएंगे तो बिस्मित के NS के इलेक्ट्रॉन जो है बंद बनाना भाग नहीं लेंगे। इसका मतलब सीधा सा ये होगा कि नाइट्रोजन के लिए अगर हम देखें तो इसमें +5 की स्थिति बन सकती है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था बन सकता है नाइट्रोजन के लिए, जबकि बिस्मित के लिए +5 ना होकर केवल क्या बन सकता है, +3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉनों का ही उपयोग करेगा आगे, ये भाग लेना बंद करे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर अक्रिय युग्म प्रभाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्टिव हो रहा है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके, क्लियर है। ठीक, तो ये था अक्रिय युग्म प्रभाव। अब देखते हैं 15वें वर्ग के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाएं, ये किनसे किस तरीके से क्रिया करती है। ठीक है, 15वें वर्ग के तत्वों की क्रियाओं, है ना, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, 15 वर्ग के तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कैसे यौगिक बनाते हैं, क्या करते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ 15वें वर्ग के तत्व जब क्रिया करते हैं तो ये EH3 टाइप के प्रकार के यौगिक बनाते हैं।
बनाता है। ठीक है, EH3 प्रकार का यौगिक बनाता है, जिसमें E जो है, E जहां पे ये E जो है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ यानी कि समूह 15 के तत्व होते हैं। ठीक है भाई, EH3 प्रकार के यौगिक बनाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसको फॉलो करते हुए आगे बनाते हैं। तो किस प्रकार के यौगिक बनाएंगे? EH3 प्रकार के यौगिक बनाएगा। अब अगर E के जगह पे नाइट्रोजन हो, क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन हो। अगर नाइट्रोजन होगा तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन होगा तो बन जाएगा ये NH3। ठीक, अगर E के जगह पे फास्फोरस होगा तो ये बनेगा PH3। क्या बनेगा? PH3। अगर E के जगह पे आर्सेनिक होगा तो ये AsH3। एंटीमनी होगा तो SbH3। बिस्मिथ अगर होगा तो BiH3। तो इस प्रकार से यौगिक बनाएंगे, हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3 टाइप के यौगिक बनाते हैं समूह 15 के तत्व। तो नाइट्रोजन बनाएगा NH3, फास्फोरस बनाएगा PH3, आर्सेनिक बनाएगा AsH3, एंटीमनी बनाएगा SbH3, बिस्मिथ बनाएगा BiH3। ठीक है, तो ये वर्ग के हैं, तो वर्ग में हम नॉर्मली इनके गुणों को ऊपर से नीचे की ओर अध्ययन करते हैं। ओके, ठीक। अब यहां पे देखें पी ब्लॉक के तत्वों में, समूह 15 के तत्वों का, तो नाइट्रोजन का आकार मान के चलो इतना, फास्फोरस का आकार थोड़ा इतना, आर्सेनिक का आकार थोड़ा और बड़ा, एंटीमनी का आकार थोड़ा और बड़ा, बिस्मिथ का आकार थोड़ा और बड़ा। क्योंकि अपन जानते हैं वर्ग में ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो आकार जो है बढ़ता है। ठीक, आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब आकार बढ़ रहा है, हाइड्रोजन तो सेम है, तो इधर हाइड्रोजन का आकार इतना, यहाँ पे हाइड्रोजन का इतना, हाइड्रोजन का जो है सेम रहेगा आकार, हाइड्रोजन का आकार सेम रहेगा। ठीक, ये हाइड्रोजन है, बराबर आकार का उसको बनाना है। ठीक, अब जरा देखिए कि ऊपर से जब नीचे आते हो तो परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार भाई बढ़ता है, क्यों? कोषों की संख्या बढ़ने से। अब जब आकार बढ़ता है तो इनके बीच की बंध की बात करें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फास्फोरस हाइड्रोजन, आर्सेनिक हाइड्रोजन, एंटीमनी हाइड्रोजन, बिस्मिथ हाइड्रोजन। ठीक, इसको हम समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं, अगर छोटा बॉल होगा, क्रिकेट का टेनिस बॉल होगा, तो उसको हम पकड़ेंगे इन हाथों से तो उसके पकड़ जो है मजबूत होगी और फेंक सकते हैं अच्छे से। ठीक, लेकिन क्योंकि छोटा है इसलिए मजबूत पकड़ाया। अब वहीं पे अगर वॉलीबॉल हो और वॉलीबॉल को ऐसे पकड़े तो पकड़ मजबूत होगा क्या? नहीं, पकड़ जो है यहाँ पे मजबूत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के बॉल का आकार छोटा था तो हमारी पकड़ मजबूत हो गई, और वॉलीबॉल का आकार बड़ा हुआ तो पकड़ कमजोर हुई। तो सेम ऐसी होता है, अगर परमाणु का आकार छोटा है तो उनके बीच का बंध मजबूत होता है, और परमाणु का आकार जैसे बढ़ता जाता है पकड़ जो है यानी कि बंध कमजोर होते जाता है। ठीक, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि आकार बढ़ गया तो आकार बढ़ने से बंध कमजोर होता है। बंध क्या होता है भाई? कमजोर। आकार बढ़ने से बंध कमजोर होता है, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो बंध क्या होते जाएगा? कमजोर होगा, क्योंकि पी ब्लॉक के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों का आकार बढ़ रहा है। ठीक, अब बंध कमजोर है, बंध कमजोर है तो उस बंध को तोड़ना बड़ा ही आसान, तोड़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बंध को तोड़ना आसान हो जाएगा। बंध को तोड़ना आसान हो गया यानी कि बंध सामर्थ्य, बंध की क्षमता, बंध की शक्ति कितनी हो, क्या हो गई? कम हो जाएगी। तो बंध सामर्थ्य क्या होगा? कम होगा। बंध सामर्थ्य कम होगा, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बंध सामर्थ्य कम हो रहा है। बंध सामर्थ्य कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले वाले तत्व का परमाणु का आकार जो है बढ़ता जाता है, ये छोटे छोटे हैं तो इनके बीच में बंध मजबूत,
उसके बाद ये आकार बढ़ गया तो इससे बंद ये थोड़ा सा कमजोर, और यहाँ पे देखें तो ये और भी कमजोर, ये और कमजोर, और ये जो है सबसे कमजोर होगा इनके बीच की बंद। ठीक है, इनके बीच की बंद जो है क्या होगा, सबसे कमजोर। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बंद क्या होता है, कमजोर हो जाता है। ठीक, ओके, इनको शब्दों में लिख के देखें। आकार में वृद्धि होने से बंद कमजोर होती है और उसे तोड़ना आसान होता है, जिससे बंद सामर्थ्य कम होती है। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है भाई, इसके अंदर में मैं लिख दे रहा हूं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने से परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होने के कारण बंद कमजोर हो जाती है, जिससे बंद आसानी से टूटता है। अतः बंध सामर्थ्य कम होती है। ओके, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बंध सामर्थ्य क्या होगी, कम होगी। ठीक, समझ में आ गया भाई। इस तरीके से बंध सामर्थ्य ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, कम होगा। तो आप देख पाएंगे कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं 15वें वर्ग के तत्व, तो EH3 टाइप्स के जो है यौगिक बनाते हैं। ठीक, NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। ठीक, वर्ग में ऊपर से नीचे आने से वर्ग के तत्वों का परमाणु का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने से बंध कमजोर होता है, बंध कमजोर हो गया तो आसानी से टूटेगा, अर्थात बंध सामर्थ्य कम होगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये सभी, यानी कि इसका मतलब क्या है, इनके बीच का बंध मजबूत होगा, इनके बीच का बंध कमजोर, इनका और कमजोर कमजोर कमजोर। यानी यहां हाइड्रोजन को अलग करना होगा तो यहां हमको अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा, यहां हाइड्रोजन को अगर विस्मित से अलग करना होगा तो हमको बहुत कम ऊर्जा में ही अलग। ठीक है, इससे इसी को अपन एक दूसरे के बंध, ऊपर वाले का बंध मजबूत होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे उनका बंध कमजोर होगा, आसानी से कम ऊर्जा से ही वो बंध टूट जाएगा और हाइड्रोजन अलग होगा। ठीक, हाइड्रोजन अलग होगा। ओके, चलिए, इलेक्ट्रॉन अलग होगा, हाइड्रोजन अलग, इलेक्ट्रॉन अलग होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है और वो बंध टूटेगा तो हाइड्रोजन को भी आसानी निकल सकता है। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक, ठीक है भाई, इसे समझ में आ गया ना, आसानी से जो है ये टूट के अलग हो सकता है। ठीक, तो ये था हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हमने देखा पहला जो है क्या है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया, 15वें वर्ग के तत्वों का हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ठीक, अगला 15वें वर्ग के तत्वों की अपचायक सामर्थ्य, अपचायक क्षमता। ठीक, ओके, अपचायक क्षमता या अपचायक सामर्थ्य। ठीक, ओके, अपचायक क्षमता या सामर्थ्य, अपचायक सामर्थ्य क्षमता, जो सामने वाले का अपचयन करे आसानी से, है ना, सामने वाले का अपचयन करे वो अपचायक। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 15वें वर्ग के तत्व जो है हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं
और NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। और वर्ग की बात करें तो वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक, तो यहां पे अपचायक क्षमता का मतलब सीधी सी बात कि सामने वाले का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो सामने वाले का अपचयन करेंगे। इसके अपचयन का मतलब क्या होता है कि वहां पे हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ के संदर्भ में देखें तो हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये हाइड्रोजन आसानी से छोड़ेंगे तो उसका हाइड्रोजन सामने वाले के पास जुड़ेगा। ठीक, यानी कि सामने को वाले यौगिक को अपचयित करने के लिए ये हाइड्रोजन दान करेगा, और हाइड्रोजन दान करने के लिए उसके बंध को तोड़ना आवश्यक है। तो जितने आसानी से हाइड्रोजन दान करेगा, है ना, उसकी अपचायक क्षमता या सामर्थ्य उतना ही अधिक होगा। चलो देखते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के साथ ऐसे जुड़े रहते हैं, मान के चलिए ऐसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं नाइट्रोजन के साथ। ठीक, यही फास्फोरस के साथ बात करें तो फास्फोरस के साथ भी इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा है, PS3। आर्सेनिक के साथ बात करें तो यहां भी अपन बात कर लेते हैं कि ऐसे जो है बंध इनके बीच में होता हो, ऐसा इनके बीच में बंध है, ऐसे मान के चलो। तो विस्मित के बीच में भी ऐसे हाइड्रोजन है। अब हमने एक चीज देखा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, आकार जो है बढ़ता है। ठीक है, आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने से बंध क्या होता है भाई, कमजोर होता है। बंध कमजोर होगा, इसके मतलब उसको तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। यानी कि उस बंध का सामर्थ्य कैसे होता है, कमजोर होता है। बंध सामर्थ्य क्या हो गया, कमजोर हुआ। और जो जिसका बंध सामर्थ्य कमजोर है वो आसानी से वो बंध टूटेगा और हाइड्रोजन अलग हो। ठीक, अब यहां पे बात करिए तो बंध सामर्थ्य विस्मित वाले जो हाइड्रोजन है, विस्मित और हाइड्रोजन के बीच में, इनके बीच का जो बंध सामर्थ्य है ये क्या है, कमजोर है। इनके बीच का बंध क्या है, कमजोर है। ऊपर वालों का बंध क्या है भाई, ऊपर वालों का बंध जो है मजबूत। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका मजबूती ज्यादा, फिर इनका, फिर इनका, इनका और इनका सबसे कम। नीचे से ऊपर जाएंगे तो कम, ज्यादा, 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 इनके बीच का बंध सामर्थ्य। अब सामने वाले का अपचयन हो उसके लिए क्या चाहिए, ये हाइड्रोजन टूट के सामने वाले में जाके जुड़ना चाहिए। ठीक, तो ये यहां से हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा तभी तो हाइड्रोजन जाएगा। तो अब इनका बंध मजबूत है तो इनको तोड़ेंगे तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसको तोड़ेंगे तो उससे कम, इसको तोड़ेंगे तो उससे और कम, इससे और कम, इससे सबसे कम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहां से यह समझ आ रहा है कि बंध कमजोर होने से ऊपर से नीचे आते हैं तो बंध कमजोर होते जाता है। तो नीचे वाले जो यौगिक हैं यहाँ पे, है ना, इधर नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, आर्सेनिक के, एंटीमनी के, विस्मित, तो नीचे के जो यौगिक हैं इनका बंध जो है कमजोर होगा और ये आसानी से टूटेंगे, है ना। इनका हाइड्रोजन जो है आसानी से बाहर निकलेगा। ठीक है, बंध कमजोर होने से हाइड्रोजन क्या होगा, आसानी से बाहर निकलेगा, आसानी से बाहर निकलेगा, आसानी से बाहर निकलेगा तो जल्दी से दूसरे के पास जुड़ेगा। इधर का बंध मजबूत है तो यहां हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकल पाता है, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना, या नहीं टूट के अलग होगा, नहीं निकलेगा, आप समझ लीजिए, नहीं निकलता। अब आसानी से नहीं निकलता मतलब इसकी अपचयन क्षमता क्या है, कम है, और इसकी अपचयन क्षमता ज्यादा है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके अपचायक सामर्थ्य जो है, अपचायक सामर्थ्य क्या होता है, बढ़ता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक सामर्थ्य बढ़ता जाता है। यानी कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ यौगिक जो बनेगा उसका बंध सामर्थ्य ज्यादा होगा। फास्फोरस का जब हाइड्रोजन के साथ बंध बनेगा तो उसका बंध सामर्थ्य मजबूत है। बंध सामर्थ्य मजबूत है इसका मतलब वो जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं त्यागेगा,
जब नहीं त्यागेगा तो उसका अपचायक गुण क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो ऊपर वाले अपचायक सामर्थ्य कम है और नीचे वाले अपचायक सामर्थ्य ज्यादा है, यानी कि ऊपर वाले अब कम अपचायक हैं और नीचे वाले अधिक अपचायक। ठीक है, 15वें वर्ग के तत्व। ठीक, तो इस तरीके से तो ऊपर वाले तत्वों का बंध मजबूत होता है, नीचे वाले तत्वों का बंध कमजोर होता है। जिसका बंध कमजोर है वो आसानी से टूटेगा और आसानी से हाइड्रोजन वहां से टूटकर अलग होगा, और यही हाइड्रोजन किसी दूसरे यौगिक में जाके जुड़ेगा तो दूसरे यौगिक का अपचयन होगा। तो किसी का अपचयन करने वाला जो होता है वो अपचायक है, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आओ तो इनकी अपचायक क्षमता जो है बढ़ती जाती है। चलिए नोट कर लीजिए। ओके, ठीक हो गया। ठीक, तो ये था समूह 15 के तत्वों का अपचायक सामर्थ्य। अपचायक सामर्थ्य। ओके, अब देखते हैं क्षारी गुण। क्षारी गुण, ठीक है, कौन सा है, थर्ड। समूह 15 के तत्वों के लिए क्षारी गुण। ठीक है, तो क्षार किसको कहेंगे उसके लिए अपन देखें। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि समूह 15 के तत्वों में NH3 यौगिक बनाता है, PH3, ASH3, HbH3 और BH3। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें NH2NP3, तो इनके ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास उपस्थित रहते हैं ऐसे ऐसे, इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। इनको इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को क्या बोला जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना। इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, समझ में आ रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन कहलाते हैं, अगर बंध बनाने में भाग नहीं लेते तब। अगर बंध बनाने में भाग ले लिए और इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा अगर बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, उपस्थित रहता है, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो बंध बनाने में भाग लेंगे उनको इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे। ठीक है, अगर ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं तब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि ये +5 भी शो करता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित हैं तो उनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, इलेक्ट्रॉनों का युग्म कह सकते हैं। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों का युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। ओके, ठीक। अब यहां पे मजे की बात यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तो उसके अनुसार लुईस ने इसको क्षार कहा, इसलिए उसको लुईस क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लुईस क्षार। लुईस क्षार कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, दान करता है, यानी कि ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों का युग्म दान करता है, इलेक्ट्रॉनों को जोड़े के रूप में दान करता है। तो आप देख पाएंगे कि इन सबके पास इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन सबके पास इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। अब बात आती है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन तो हैं, ये दान करेंगे या नहीं, इस पे बात करते हैं। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉनों का युग्म जो दान करता है वो क्षार है। तो हम 15वें वर्ग के तत्वों में क्षारी गुण पे ही बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग वर्ग की बात कर रहे हैं, तो एक तो क्लियर है कि वर्ग में ऊपर से नीचे एक साथ अध्ययन करते हैं। ठीक, इधर से आएंगे तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद इसके, जो भी गुण होंगे उसके क्रमिक परिवर्तन। इधर से अगर देखें तो इनकी तुलना में अगर देखें तो ऊपर वाले बढ़ते जाएंगे जो भी। ठीक है, तो पहली बात तो यहां देखें कि नाइट्रोजन का आकार, उसके बाद फास्फोरस का आकार, फिर आर्सेनिक का आकार, फिर एंटीमनी का आकार, फिर बिस्मिथ का आकार, ऐसे बढ़ता जाता है। साइज में बराबर दिख रहा है क्या, ये बढ़ा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाता है। अब जब आकार बढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ
कि ये नाइट्रोजन जो है आकार छोटा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ऐसे वितरण माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे फैले होते हैं। अब वही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके आखिरी कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन उतने ही है, 2 और 3, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है ना? तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण ऐसा होता है। अब उतने ही इलेक्ट्रॉनों को यहां बांटेंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बांटे तो ये और दूर होगा, यहाँ पे बांटे तो ये और दूर दूर होगा, यहाँ पे बांटे तो ये और दूर होगा। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ रहा है। अब इसको ऐसे मान सकते हो कि आपके पास एक मुट्ठी चावल है, उस एक मुट्ठी चावल को इस हथेली में डालने बोलोगे तो चावल आपको बहुत सारा दिखेगा। अब उस एक मुट्ठी चावल को आप पूरे रूम में फेंकने बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन चावल दूर दूर हो जाएंगे। अब आपको एक ही बार में सकेलना है कहें तो आप एक ही बार यहाँ पकड़ोगे, तो क्योंकि यहाँ थोड़े जगह में चावल है तो एक साथ बहुत सारा पकड़ाएगा। अब रूम में ऐसे पकड़ोगे उतने ही चावल को फैला के तो वो कम पकड़ाएगा। तो यहाँ आसानी से चावल पकड़ा रहे हैं, ज्यादा फैला हुआ कम पकड़ा रहा है। तो यही सिद्धांत इस पे काम करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पास पास हैं तो इनको इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दान करने के लिए पकड़ने में आसानी होगा, जल्दी से मिलेगा और ये आसानी से दान कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे दूरियां बढ़ जा रही हैं तो इनको पकड़ने में उतना ही दिक्कत होगा। जब पकड़ना ही दिक्कत होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्म ये दान कैसे करेगा? समझ रहे हैं? मतलब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अगर अधिक है, ऊपर वालों में क्या है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक है, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो रहा है। जब घनत्व कम हो रहा है तो रैंडमली अगर पकड़ेंगे इलेक्ट्रॉन तो दूर दूर रहेंगे तो उनको इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा पकड़ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो उनको हम आसानी से पकड़ सकते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं तो उनको दान भी कर सकते हैं, दूर दूर रहेंगे तो दान नहीं कर पाएंगे। तो इतना सारा चीज बताने के पीछे कारण ये है कि ऊपर जिनका आकार छोटा है उनसे हम आसानी से इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दान करवा सकते हैं, और जिनका आकार बड़ा है इनसे दो इलेक्ट्रॉनों को एक साथ पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा या इलेक्ट्रॉनों का युग्म दान करेंगे तभी लुईस के अनुसार वो क्षार होंगे। ठीक, अगर वो दान नहीं कर पाए तो फिर वो क्षार नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि ऊपर के तत्वों में क्षारीय गुण ज्यादा होगा, ये आसानी से पकड़ के दान कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इनके क्षारीय गुणों में जो है कमी आने लगी। ठीक है, फिर ये क्षार की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है भाई? ओके, तो यहां पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यहां पर कम है, और इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सबसे कम, सबसे कम। अब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व नीचे वाले में सबसे कम है तो ये इलेक्ट्रॉनों को दान करना इनके लिए, इलेक्ट्रॉनों का जोड़े में दान करना मुश्किल हो। एक इलेक्ट्रॉन तो दान कर सकता है पर एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो वो क्षार नहीं है। ठीक है, वो क्षार लुईस क्षार के अनुसार क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दान करना। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है भाई? ठीक, तो ऊपर से नीचे आने पे क्षारीय गुणों में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्षारीय गुण जो है कम हो रहे हैं, क्षारीय गुण कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि लुईस क्षार के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का युग्म जो दान करता है वो लुईस क्षार होते हैं, और जिस परमाणु का आकार छोटा है और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो ज्यादा होता है छोटा होने से, और वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को जोड़े के रूप में पकड़ सकता है और दान कर सकता है। जैसे ही आकार बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने से इलेक्ट्रॉनों को युग्म में दान करना मुश्किल हो जाता है, अर्थात उसके क्षारीय गुणों में कमी आने लगती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे 15वें वर्ग के तत्वों की जानकारियां, जिसमें हमने देखा कि 15वें वर्ग के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम कक्षक का जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। फिर हमने चर्चा की मैजिक नंबर, मैजिक नंबर से हम वर्ग में जो तत्व आते हैं उनके परमाणु क्रमांक कैसे निकाल सकते हैं, आने वाले तत्व की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं कि उनका परमाणु क्रमांक कितना होगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि इनका ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या संभावित है ना। हमने देखा -3 से +5 तक ये जो है ऑक्सीकरण संख्याएं इसमें संभव है, पर सामान्यतः शो कौन कौन सा करता है, अधिक प्रदर्शित करता है -3, +3 और +5। ऐसा क्यों करता है इसके बारे में भी हमने चर्चा की।
फिर हमने देखा अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, जो NH2 और NP3 NH2 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धीरे धीरे अभिक्रिया में भाग लेना जोड़े में बंद कर देते हैं। जोड़े में जो है भाग लेना क्या कर देता है, बंद कर देता है। दोनों के दोनों बंद हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसको आप अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। फिर हमने देखा कि 15वें वर्ग के तत्वों का इनकी अभिक्रिया है। तो हमने देखा हाइड्रोजन के साथ ये कैसे क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ जब ये क्रिया करते हैं तो सभी के सभी EH3 टाइप्स के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, NH3, PH3, ASH3, SB, H3, BiH3, इस तरीके से ये यौगिक बनाते हैं। ठीक, फिर हमने देखा इनके अपचायक सामर्थ्य। सामने वाले का अपचयन जो करे वो अपचायक होता है। जो आसानी से हाइड्रोजन त्यागेगा, दूसरे को दे देगा, वो प्रबल अपचायक होगा। और जो कठिनाई से देगा वो कम अपचायक होगा। तो हमने देखा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक सामर्थ्य बढ़ता है, क्योंकि वर्ग में परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे आने पर तो बंध कमजोर होता जाता है। बंध कमजोर होगा तो ऊपर वाले तत्वों की तुलना में नीचे वाले तत्वों के जो यौगिक होते हैं वो आसानी से हाइड्रोजन को त्याग सकते हैं, जिससे उनके अपचायक सामर्थ्य बढ़ता है। फिर हमने देखा क्षारीय गुण। क्षारीय गुणों को समझाने के लिए हमने देखा लुईस क्षार। लुईस के अनुसार क्षार वे अ, होते हैं जो युग्म इलेक्ट्रॉनों का युग्म दान करता है। ठीक, फिर हमने देखा कि 15वें वर्ग में ऊपर वाले तत्वों के जो यौगिक होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का युग्म दान नहीं करते। नीचे वाले जो है ऊपर वाले जो है आसानी से इलेक्ट्रॉनों को युग्म दान करते हैं, नीचे वालों को जो है मुश्किल हो जाता है। इसका कारण भी है कि परमाणु का आकार छोटा होने से इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है और जोड़े में इलेक्ट्रॉनों को दान करना आसान हो जाता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होने से इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाते हैं, तो जोड़े में इलेक्ट्रॉनों का दान करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, इस तरीके से ऊपर से नीचे आने पे क्षारीय गुणों में कमी आने लगती है। ठीक, तो ये थे आज का वीडियो में, बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू लेते चलेंगे और आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी मन लगाकर जो है पढ़ते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।